गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का विज्ञान। पहला अध्याय है फसल का उत्पादन और प्रबंधन, है ना। देखो, भोजन सभी सजीवों और उनके विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सत्य बात है। भोजन सभी सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है, उनकी क्रियाकलाप करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना भोजन के कोई सजीव क्रियाकलाप करने में सक्षम नहीं होगा। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। पॉइंट है, इसको नोट करना। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इस कारण वे अन्य पौधों जैसे अन्य पौधों अथवा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार जीव जंतुओं को अपना भोजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से ही प्राप्त होता है। बात क्लियर हुई कि जीव जंतुओं को अपना भोजन जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ पौधों से ही प्राप्त होता है। ओके, अब आपका आ गया कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि से क्या अभिप्राय है? फसलों की कटाई, बुआई एवं जीव जंतुओं के पालन पोषण से है। कृषि फसलों कटाई, बुआई, जुताई और जंतुओं के पालन पोषण से ही है। कृषि से हमें भोजन, रेशे, औषधियाँ प्राप्त होती हैं। कृषि से हमें भोजन और तमाम प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। जबकि अगर एक स्थान पे एक ही प्रकार के पौधे, है ना, एक स्थान पे एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे एक ही स्थान पर अनेक जैसे पौधे, मतलब एक ही प्रकार के पौधे हों, एक स्थान पर अनेकों संख्या में उगाए जाते हों तो उसे हम फसल कहते हैं। बात समझ में आई इतनी? फसल किसे कहते हैं? एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल कहते हैं। राइट। अब वह स्थान जहाँ फसल उगाई जाती है, जो फसल हम उगाते हैं, उस स्थान को क्या बोलते हैं? खेत बोलते हैं। उस स्थान को हम खेत बोलते हैं। मिट्टी की जुताई, बीजों की बुआई, पर्याप्त मात्रा में उचित खाद और उर्वरक डाला जाता है। भूसे को अलग करना, फसलों का भंडारण करना, संग्रहण करना आदि क्रियाकलाप मिलकर सभी कृषि गतिविधियाँ कहलाती हैं। ये जितने क्रियाकलाप हैं ये सब क्या हैं? कृषि गतिविधियाँ हैं। बात समझ में आ गई तुम लोगों को? इसमें किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न औजार कृषि संबंधी औजार कहलाते हैं। जो औजार होते हैं किसानों के पास, जो खेती करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, उन्हें हम विभिन्न प्रकार की कृषि संबंधी औजार कहलाते हैं। जैसे आदिमानव खानाबदोश थे, वे भोजन और शिकार के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, है ना। वो खानाबदोश थे और भोजन और शिकार के लिए वे इधर उधर भटकते रहते थे। वे कच्चे मांस, कच्चे सब्जियां, कच्चे फल खाया करते थे और जो है यही सब उनका मतलब खाना था। जो कच्चा था उसी को खाते थे। और जब एक खानाबदोश किसान के रूप में परिवर्तित होने लगे, जैसे धीरे धीरे करके वे किसान के रूप में परिवर्तित होने लगे, तो दूध, मांस, ऊन, चमड़े आदि के लिए उन्होंने पशुओं को भी पालना आरंभ कर दिया। इस प्रकार कृषि की शुरुआत हुई। ठीक है ना। आगे आपका फसल विभिन्न प्रकार की होती है। फसलों के प्रकार की सारणी नीचे दी गई। फसल भी हमारी कितनी विभिन्न प्रकार की होती हैं, सारणियों में कुछ दर्शाया गया है। इसको देखते हैं क्या है ये। जैसे पहला प्रकार आपका अनाज है ना। अनाज इसमें आता है गेहूँ, चावल, जौ, मक्का, ओट, ज्वार, बाजरा, ये सब हैं। दूसरा है आपका दालें। प्रकार में दूसरा है दालें। इसका एग्जाम्पल जैसे मटर, अरहर, उड़द, मूंग और सोयाबीन, है ना। तिलहन आ गया, सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी और तिल, है ना। सब्जियां जैसे प्याज, आलू,
फूल गोभी, गाजर, बंद गोभी, शलजम, टमाटर आदि। चीनी वाली फसल जैसे आपकी गन्ना, शुगर बीट, है ना। अब मसाले आ गए, इलायची, हल्दी, धनिया, जीरा, लहसुन, मिर्च, काली मिर्च। जैसे पेय फसल, देखो यहाँ पेय फसल दिया। पेय फसल में क्या क्या है, जैसे चाय हो गया, काफ़ी हो गया, कहवा, ये अनेक फसल हैं, अनेक प्रकार की फसलें हैं, उनका अनेक उदाहरण है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे आपका है जैसे ऋतु संबंधी फसलें, है ना। देखो भाई, ऋतु संबंधी फसलें भी होती हैं, ऋतु के ही आधार पर फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि उनको जो है अलग अलग के मानसून चाहिए, किस मानसून में कौन सी फसल होती है, आर्द्रता चाहिए, ताप चाहिए, तो इस पे जो है ऋतु संबंधी फसलें निर्भर होती हैं। जैसे पहली आपकी फसल है खरीफ की फसल, है ना। खरीफ की फसल किस ऋतु में उत्पन्न होती है, ये गर्मियों की फसलें हैं। कौन सी फसलें हैं, गर्मियों की फसलें। ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर से नवंबर तक काट ली जाती हैं। ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर से नवंबर तक काट ली जाती हैं। जैसे आपका हो गया धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार आदि। बात समझ में आ गई। खरीफ की फसलों में जैसे धान हो गया आपका, चावल है, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार आदि, राइट। अब दूसरी है आपकी रबी की फसल। ये किस मौसम में, किस ऋतु में बोई जाती है, इसको देख लेते हैं हम। ये है सर्दियों की फसलें, ये सर्दियों में बोई जाती हैं, उगाई जाती हैं। जैसे ये अक्टूबर से लेके नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती हैं। जैसे आपका हो गया गेहूँ, चना, मटर, सरसों, जौ, आलू आदि। ये सब क्या हैं, रबी की फसलें हैं। ये गर्मियों में होती हैं, गर्मियों में बोई जाती हैं, ठीक है ना। नहीं सॉरी, गर्मियों में नहीं बोई जाती हैं, ये सर्दियों में बोई जाती हैं। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं, ठीक है ना। अब आपका आ गया फसल उत्पादन की विधियाँ। मतलब फसल उत्पादन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, कैसे मतलब उत्पादन किया जा सकता है। तो आधुनिक कृषि वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीकों पर आधारित है। जो हमारा कृषि विज्ञान है, आधुनिक कृषि वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीकों पर भी आधारित है। अच्छी और स्वस्थ फसल के लिए ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी के पोषक तत्व, कीटों से सुरक्षा और फसल कटाई के बाद उचित भंडारण संरक्षण भी आवश्यक है। जब हम फसलों की कटाई कर लेते हैं, उसके बाद हम फसलों को, अनाज को भंडारण करते हैं, संरक्षण करते हैं, क्योंकि यह अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारे जो अनाज हैं वो नष्ट हो जाएंगे, राइट है ना। विभिन्न प्रकार की फसलों, मिट्टी के विभिन्न प्रकार, पोषक तत्व, जल आदि की आवश्यकता भी पड़ती है। विभिन्न प्रकार के पोषक, जल और मिट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। ये तत्व फसल दर फसल बदलते रहते हैं। जैसे किसानों को फसल उत्पादन करने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। अब देख लो कौन कौन से चरण हैं जो किसानों को फसल उत्पादन करने के लिए गुजरना पड़ता है। जैसे आपका पहला है मृदा की तैयारी, दूसरा है बीजों की बुआई, तीसरा उर्वरक, सिंचाई, फसल बोना, फसलों का संरक्षण, कटाई, भंडारण और संरक्षण, नौवां फसलों का विकास। ये सब चरण हैं जो फसल उत्पादन के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। अब देखो जैसे उसमें पहला आपका क्या, मृदा की तैयारी। फसल उत्पादन करने के लिए हमें मृदा की तैयारी कैसी करनी चाहिए, है ना। पौधों की उत्पत्ति के लिए मृदा एक प्राकृतिक माध्यम है, बिल्कुल सत्य है। हमारे पौधों के लिए मृदा जो है एक प्राकृतिक माध्यम है। जुताई और मृदा को समतल करने के बाद यह कृषि योग्य हो जाता है। जो मृदा है उसकी जुताई करने के बाद और वो जो समतल करने के बाद कृषि योग्य, मतलब कृषि करने योग्य हो जाता है ना।
जुताई का काम हम हल के द्वारा किया जाता है, इसलिए मिट्टी बीज बोने और सिंचाई के अनुकूल हो जाती है। जुताई का काम हम हल के द्वारा करते हैं, जिससे मिट्टी बोने योग्य हो जाती है। खेत जोतने का काम बैल घोड़े जैसे अन्य जंतुओं के माध्यम से किया जाता है। आजकल खेत जोतने का काम ट्रैक्टर के द्वारा भी किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं अधिक मात्रा में ट्रैक्टरों से जुताई की जा रही है। आप देखो इसके निम्नलिखित लाभ क्या हैं। जो जुताई हम कर रहे हैं, मिट्टी की मृदा की जो जुताई कर रहे हैं, उससे लाभ क्या है। देखो इससे जड़ आसानी से गहराई तक फैल जाती है। जो पौधों की जड़ होती है, जो जुताई हम कर देंगे तो मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाएगी, उसकी जड़ तक गहराई तक आसानी से पहुंच जाएगी। वो जड़ जो है आसानी से गहराई तक फैलती जाएगी। दूसरा ख आपका है, इससे वायु जड़ों तक आसानी से पहुंचती है ताकि ये आसानी से सांस ले सकें और सूक्ष्मजीव फसलों की रासायनिक प्रक्रिया में सहायक हो सकें। हमें पता है कि सूक्ष्मजीव हमारे फसलों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। अगर मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो अंदर तक वायु जाएगी, जिससे वे सांस ले सकेंगे और जीवित रहेंगे और रासायनिक प्रक्रिया में सहायक बनेंगे, है ना। गौ आपका है, जिसे ढीली मृदा में उपस्थित केंचुआ और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में सहायक होते हैं। जब मिट्टी को जुताई कर देंगे तो मिट्टी ढीली हो जाएगी, जिसमें केंचुए और सूक्ष्मजीव की वृद्धि बहुत अच्छे से होने लगती है। ये केंचुआ जो कहे जाते हैं किसानों के मित्र हैं, तो ये उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि मृदा उपजाऊ शक्ति को बढ़ाकर किसानों की सहायता करते हैं। घाव आपका है, इससे अवांछित पौधे व बीज नष्ट हो जाते हैं। जब हम जुताई कर देते हैं तो इससे जो है जो अवांछित पौधे हमारे होते हैं मृदा में, वे नष्ट हो जाते हैं, है ना। ये पौधों की जल सोखने की शक्ति को बढ़ाते हैं। जब जुताई हम कर देंगे, मिट्टी की ढीली मिट्टी हो जाएगी तो जल अधिक मात्रा में सोखने लगती है, जो हमारे पौधों के लिए अच्छा होता है। ये मृदा में खाद व उर्वरक भी पर्याप्त मात्रा में मिलाने में सहायक होते हैं। जो हमारे केंचुए होते हैं, जो हमारी जुताई होती है, ये मृदा में खाद और उर्वरक भी पर्याप्त मात्रा में मिलाने का काम करते हैं। जुताई का काम हल के द्वारा किया जाता है। एक हल लकड़ी और लोहे का बना होता है। यह बैल घोड़े या ऊंट जैसे जानवरों के जोड़ा द्वारा खींचा जाता है, मतलब दो लोगों के द्वारा यह खींचा जाता है। इसकी एक तिकोनी आकार की लोहे की हत्थी होती है। हल का महत्वपूर्ण भाग है, जो कि लकड़ी के लंबे टुकड़े से बना होता है। हल के एक सिरे पर हत्था होता है और दूसरे सिरे पर वह भाग जिससे खेत जोता जाता है। हल का हत्था देखो यही है, हत्था इसको बोलते हैं, और ये जो नुकीला भाग है जिससे खेत को जोता जाता है। बात समझ में आ गई। अब आगे आपका है सतह बराबर करना। जब खेत की जुताई हम कर देंगे तो वो सतह बराबर करने की आवश्यकता क्या पड़ती है, क्यों है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे खेत को जोतने के बाद लकड़ी या लोहे की सहायता से खेत की सतह को बराबर किया जाता है। जोतने के बाद लकड़ी या लोहे की सहायता से खेत की सतह को बराबर करने का काम किया जाता है। सतह बराबर करने वाला उपकरण किसी पशु या ट्रैक्टर के द्वारा खींचा जाता है। सतह बराबर करने की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है। सतह हम बराबर क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है, वो कारण थोड़ा सा देख लें हम लोग। जैसे खेत में मिट्टी के बड़े बड़े भाग होते हैं, जब जुताई करते हैं तो मिट्टियों के बड़े बड़े भाग होते हैं, उनको अगर जिन्हें ढेला कहते हैं, जिसे लकड़ी के लोहे की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। सतह बराबर करना मृदा अपरदन को भी रोकता है। सतह में बराबर की गई मिट्टी का हवा या पानी से बहाव नहीं होता है। सतह अगर बराबर रहेगी तो मृदा अपरदन कम होगा। जैसे अगर सतह बराबर है तो हवा चलेगी तो उससे मृदा अपरदन कम होगा। अगर
सतह बराबर नहीं, ऊंची और नीचे है तो उसमें मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। इसी तरह पानी का भी, अगर सतह बराबर है तो मृदा अपरदन कम होगा, अगर सतह बराबर नहीं है तो मृदा अपरदन ज़्यादा होगा। गौवल आपका है, सतह बराबर करने से पूरे खेत को पानी और खाद भी बराबर संतुलित मात्रा में मिल जाता है। बिल्कुल सही। अब देखो, जब सतह बराबर कर देंगे हम खेत का, तो उसमें जो हमारे पानी चलाया जाएगा वो बिल्कुल सभी चारों तरफ, खेत के चारों तरफ बराबर मात्रा में लग जाएगा, बराबर मात्रा में मिलेगा। और जो हम खाद उसमें छीटेंगे संतुलित मात्रा में सबको मिलेगा, पूरे खेत को मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, आज के दिन इतना ही। अगली वीडियो फिर बनाया जाएगा जिसमें रहेगा आपका छिड़काव द्वारा बोना। ठीक है ना, छिड़काव द्वारा बोना, बीज को कैसे बोया जाता है, कैसे कितनी विधियां होती हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।